गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था। व्हाट आर द रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज मोर लैंडिंग एक्टिविटीज बाय बैंक स्लैश इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, वो कौन से रीजन है जिसके कारण से जो फॉर्मल सेक्टर है और बैंक जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए। तो कल हम लोग इस पांचों पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच टाइप ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इज बेनिफिशियल? विच टाइप ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इज बेनिफिशियल? ठीक है, तो दोबारा वहां पे आपने क्या देखा था? वो जो इसके पहले आपने स्वप्ना और एक और एग्जांपल जो आपने पढ़ा था, किसका था वो? स्वप्ना का और एक किसका एग्जांपल था? श्यामलाल। श्यामलाल का। श्यामलाल का श्यामलाल। किसी और का था? देखते हैं किसका था। सलीम। सलीम का था। सलीम था। स्वप्ना के एग्जांपल में आपको ये पता चल गया था कि कौन सा क्रेडिट सिचुएशन पेनफुल होगा और कौन सा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज पूछा गया है, बेनिफिशियल क्रेडिट अरेंजमेंट। विच टाइप ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट इज बेनिफिशियल, वही चीज को पूछा गया। तो यहाँ पे एक दो लाइन में आंसर देना है। चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज बेनिफिशियल और क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और फॉर अ सोसाइटी और फॉर अ कंट्री। ठीक है, अगर आपको चीप और एफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है तो वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल माना जाएगा। क्लियर है? अगर आपको सस्ता और एफोर्डेबल, चीप एंड एफोर्डेबल अगर क्रेडिट आपको प्रोवाइड किया जाता है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, चाहे वो कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ या सोसाइटी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कंट्री हो। क्लियर है? नेक्स्ट जो आप लोग का है टॉपिक आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे SGSY प्रोग्राम आप लोग पढ़े थे, याद है? SGSY क्लास 9 में आप लोग प्रोग्राम पढ़े थे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर में, है ना? 4-5 प्रोग्राम वहां पढ़ना था, उसमें से एक ये भी था SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, तो इस ग्रुप के तहत गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया था लोगों के सामने कि जो लोग क्या क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिकली कमजोर है, जो लोग इकोनॉमिकली कमजोर है वो लोग अपना एक ग्रुप फॉर्म कीजिए और उस ग्रुप में कलेक्शन कीजिए, छोटे छोटे सेविंग्स को कलेक्ट कीजिए और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए। ठीक है, जैसे मान के चले कि आपका क्लास है, आप क्लास में से आप एक ग्रुप बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, तो आप एक ग्रुप बना लेते हैं, 20 बच्चों का 40 बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं। उसमें से 100-100 रुपए हर ग्रुप, मतलब ग्रुप का हर एक मेंबर 100-100 रुपए जमा करता है हर मंथ में। ठीक है, तो अगर 40 बच्चे जमा करें तो कितना जमा हो रहा है? 4,000 रुपया। तो उस 4,000 रुपए में से अगर सपोज दैट किसी बच्चे ने कोई बच्चा जो है एक मंथ का फीस जमा करने में एबल नहीं है, उसके घर में पैसा नहीं है, तो वो उस ग्रुप से कर्ज लेकर अपने स्कूल का फीस या ट्यूशन का फीस व्हाटएवर जो भी उसको जरूरत है वो पूरा कर सकता है, फिर बाद में उसको ग्रुप में जमा कर देगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया था कि SGSY प्रोग्राम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का अपॉर्चुनिटी लोगों को दिया था। अब ये कौन होता है देख लीजिए। इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड टू फुलफिल द स्मॉल नीड्स ऑफ द रूरल पुअर, स्पेशली फॉर द वुमेन। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप दोनों का डेफिनेशन एक जैसा ही है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी एरिया में, अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, कहीं भी हो सकता है, किसी भी ग्रुप के द्वारा बनाया जा सकता है। बट यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो सिर्फ और मतलब उसको परमिशन मिला था बनाने के लिए जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हों और जो गरीब है। ठीक है, रूरल एरिया में रहने वाले गरीब लोगों को बोला गया था कि आप ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए
और उस ग्रुप को अच्छे से अगर मेंटेन कीजिएगा तो बाद में गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट या बैंक भी आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे उसमें क्या था कि अगर आप देखिए पहले तो डायरेक्ट आपको बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, मगर जब आपका ट्रांजैक्शन एक्टिविटी अच्छा रहेगा तो बैंक से आपको फिर वहां कनेक्टिविटी मिल जाएगा, फिर बैंक भी आपको अपने तरफ से लोन प्रोवाइड करने लग जाएगा। आप लोगों का तो पर्सनल सेविंग रहेगा ही, अब पर्सनल सेविंग तो वहाँ छोटा होता है, अब ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से लाइएगा। तो उस स्थिति में बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है, और वहां पर जो लोन मिलता है वो बैंक किसी एक इंसान को नहीं देता, पूरे ग्रुप को देता है। जिस ग्रुप मतलब जिस नाम से ग्रुप है उस ग्रुप को वो लोन इशू करता है, और जो ग्रुप हेड ऑफ द ग्रुप होंगे वो लोग वहां जाकर उसको साइन करते हैं। ठीक है, और फिर जब जरूरत होता है तो लोग उससे पैसा निकालते हैं, और बहुत ही नॉमिनल रेट, बहुत ही कम रेट पे वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। इसका आपका जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। क्लियर है? तो यही चीज है कि इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड टू फुलफिल द स्मॉल नीड्स ऑफ द रूरल पुअर स्पेशली फॉर द वुमेन। अब स्पेशली फॉर द वुमेन क्यों लगा है? देखिए बना था रूरल पुअर के लिए। ये जो प्रोग्राम को मतलब ये प्रोग्राम बनाने का जो अपॉर्चुनिटी बोला गया कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बनाइए, ये रूरल पुअर के लिए बना था। मगर आज का प्रेजेंट सिचुएशन भी अगर आप उठाकर देख लीजिएगा तो आज भी SHGS में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा कौन है? महिलाएं हैं जो रूरल पुअर से मतलब जो पुअर फैमिली से या पुअर कंडीशन से बिलोंग करती हैं, उसमें महिलाएं ज्यादा। जैसे पुरुष लोग जो हैं इसमें कम मेंबर बनते हैं, ज्यादातर मेंबर मतलब हर फैमिली जो है अपने यहाँ की महिलाओं को मेंबर वहां पे बना देता है। तो आज देखा जाए तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप टोटली डिपेंडेंट है वुमेन के ऊपर। वुमेन ही इसके ज्यादातर मेंबर होते हैं, जेंट्स भी मतलब मेल पर्सन भी होते हैं, बट वुमेन का जो नंबर है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगर ये आप एड ऑन करते हैं तो चेकर को ये पता रहेगा कि मीन्स आपने पढ़ा है क्लास 9 में भी, इसलिए आप इसको एड ऑन कर रहे हैं। SC/SY अगर प्रोग्राम को देखिए, यहाँ से जो ये लाइन है ये अगर आप ऐड करते हैं तो चेकर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज है। ऐसे तो हर कोई इसका डिफिनेशन यहीं तक बोलेगा, ये जो वुमेन लिखा हुआ है यहीं तक बोला है, मगर अगर आप आगे इसको ऐड कर देते हैं तो आगे के क्वेश्चन के लिए आपको अच्छा हेल्प मिल सकता है चेकर के द्वारा। ठीक है, ओके। अब हम लोग को यहाँ नेक्स्ट है एलिमिनेट द फीचर ऑफ SHGS। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एनी 3 फीचर ऑफ SHGS, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ SHGS। कुछ भी आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो आपको SHGS के फीचर्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर जो इसमें आता है वो इसका डेफिनेशन ही है। वो क्या है? इसका डेफिनेशन। जो रूरल SHGS का जो डेफिनेशन है वही आपका पहला फीचर आ जाएगा, जो कि हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए। दूसरा फीचर है इसमें कि इस SHGS में 15 से 20 मेंबर होते हैं। देखिए कंपैरिजन देखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है और SHGS में दोनों का डेफिनेशन ऊपर वाला लगभग यहाँ तक सेम है कि इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। एंड इसमें आप ये कह सकते हैं इट रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट by collecting their saving। क्लियर है? तो दोनों में ये चीज आएगा, बस इसमें ऐड हो जा रहा है रूरल पुअर, और वहां पे रूरल पुअर नहीं होगा, वहां पे कोई भी कहीं भी ऐड मतलब कोई भी अपना ग्रुप बना सकता है जिसको जरूरत है। तो दोनों ही एक तरह से आवाज आ रहा है मेरा? नेटवर्क प्रॉब्लम इशू के कारण आपका डिस्कनेक्ट हो गया था मीटिंग। देखिए दूसरा जो पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट तो क्लियर होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है कि जो SHGS होते हैं उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं। कितना होते हैं? 15 से 20 मेंबर। मतलब इसमें ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा इसमें नहीं होते। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे लिमिट है। यहाँ पे एक SHGS में 15 से 20 मेंबर होते हैं। यहाँ पे 15 से 20 मेंबर है, और यहाँ पर नो लिमिट। क्या है यहाँ पे? नो लिमिट।
100 भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितना जरूरत है। नेक्स्ट, सेविंग डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल विच वेरीज फ्रॉम ₹25 to ₹100 और मोर। यहाँ पर जो सेविंग है वो SHGS के इकोनॉमिकल कंडीशन पे, या कह दीजिए कि लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो कि कहां से 25 रुपए से लेकर आपको 100 रुपए तक का हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में यहाँ भी जो सेविंग है वो लोगों जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के जो लोग हैं उनका इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसी के ऊपर ये भी डिपेंड करता है। मगर यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे अगर चाहेगा तो कितना भी वो जमा कर सकता है, मतलब डिसाइड सब इक्वली जमा करेंगे। ये नहीं कि मैं 100 रुपए कर रहा हूँ और कोई 200 रुपए कर रहा है, नहीं, करना तो सबको इक्वली है, बट वो इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर डिसीजन दिया जाता है कि चलो इस मंथ में 100 हुआ तो अगले मंथ में सब लोग 500 जमा करेंगे, सब लोग अगर एग्री करेंगे तो, नहीं तो फिर 100 ही जमा करेंगे, जितना भी डिसाइड किया जाएगा ग्रुप मीटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ग्रुप प्रोवाइड द लोन टू देयर मेंबर एट द रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लेसर देन इन फॉर्मल सेक्टर। ये जो ग्रुप होता है ये अपने मेंबर को लोन प्रोवाइड करता है। किसको लोन प्रोवाइड करता है? अपने मेंबर को। और किस रेट पे? रीजनेबल रेट पे, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर से कम होता है। अब इनफॉर्मल सेक्टर से कम होता है, आप मान के चलिए कि ये जो हम लोग का फॉर्मल सेक्टर का जो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लगभग वैसा ही होता है इस ग्रुप के में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जो भी लोग इस ग्रुप से लोन लेते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर जो लोन लेते हैं, उनको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जो फॉर्मल सेक्टर में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड द लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ मेंबर। मतलब ये जो डिसीजन है, कितना रुपए जमा होगा, किनको लोन दिया जाएगा, कैसे लोन रिकवर किया जाएगा, कब कब मीटिंग होगा, ठीक है, और कितना कितना लोन का डिवीजन हो, जो हमारे पास सेविंग अमाउंट है उसमें किस आदमी को कितना लोन दिया जा सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है सारे ग्रुप ऑफ मेंबर बैठ कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक उठा और उसने खुद डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता। सारे ग्रुप ऑफ मेंबर बैठते हैं, मीटिंग होता है, उसके बाद ये डिसीजन होता है कि किसको कितना, या जो आदमी लोन मांग रहा है उसको कितना लोन देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा अगर एक ही आदमी को दे देगा तो बाकी लोगों को अगर जरूरत पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सब चीज को इवेल्युएट करके लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SHGS। तो आपको ये देखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप मत लिखिएगा, फुल फॉर्म में सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं लिखना है, ग्रुप्स होगा। क्या होगा? ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आप लोग को लगेगा इतना इजी है, बट कभी कभी क्या होता है, इजीएस्ट चीज भी हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस इजीएस्ट चीज के लिए पूछते हैं एक क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट से बताइए आप लोग, HYVS का फुल फॉर्म क्या होता है? चैट बॉक्स यूज करके बताइए, तो चैट बॉक्स को ही यूज करके बताइए, HYVS का फुल फॉर्म क्या होता है? HYVS पढ़े थे ना क्लास 9 में, HYVS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटीज। ओके, आर्यन का आ गया, अमन का आ गया है, अनुराग का आ गया है, और जल्दी 19 स्टूडेंट है, ज्यादा नहीं है। चलिए देखिए, आपको इसी से समझ में आ गया कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना अच्छे से याद किए हैं। जिनका फुल फॉर्म जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा है वो सब गलत है। यहाँ पे फुल फॉर्म होगा हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स होगा। जो लोग ये लिख रहे हैं हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, तो गलत है। जो ये लिख रहे हैं कि हाई यील्डिंग वैरायटीज, ये गलत है। पूरा आपको लिखना होगा हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। क्लियर है? जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्लास 9 में दिया हुआ है वही इसका फुल फॉर्म रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, और इधर उधर जो भी मिलता है उसको भूल जाइए, एनसीईआरटी जो कहता है उसको फॉलो करिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी के बुक पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है, हम लोग छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी यही होता है, लोग लिख देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में आते हैं, सब स्टूडेंट जो है ग्रुप लिख देते हैं, ग्रुप नहीं है, ग्रुप्स। क्या है? ग्रुप्स है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि आपको ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में डिस्कशन किया गया है।
बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का क्या स्टेटस है, या ग्रामीण बैंक की शुरुआत कैसे हुई, आज ग्रामीण बैंक कैसे कितने कहाँ फैला हुआ है, तो इस चीज का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, स्पेशली बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही आपको यहाँ पूछा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक था वो एक छोटे से प्रोजेक्ट, एक स्मॉल प्रोजेक्ट के तहत खोला गया था, और उस बैंक का फाउंडेशन कह लीजिए, फाउंडर थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये जो थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे, इन्होंने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का फाउंडेशन या उसकी शुरुआत की थी। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, या हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के से रिलेटेड कुछ और भी बात पूछा गया है कि व्हेन डिड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस गॉट द नोबेल प्राइज एंड फॉर व्हाट। आपकी बुक में दिया हुआ है, ये जो मोहम्मद यूनुस थे उनको कब और क्यों नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उनको इन द ईयर 2006 में पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर है? अब लास्ट में आपका आ जाता है कि डिस्क्राइब अबाउट द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, मतलब जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है उसका फीचर कुछ पूछा गया आपसे। लास्ट जो टॉपिक और लास्ट क्वेश्चन आपके बुक का यही बनता है, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा कब ये शुरू हुआ था। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत 1970s में हुआ था, 70 में नहीं, 1970s। ठीक है, 1970 में नहीं हुआ था, 1970s में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे लिखना होगा, अब एस को मत भूल जाइएगा। नेक्स्ट है, बाय द अक्टूबर 2014 इट हैज ओवर 8.63 मिलियन मेंबर, 8.63 मिलियन मेंबर। अक्टूबर 2014 मतलब 1970 से लेकर अक्टूबर 2014, तो लगभग कितना साल हो गया? 44 साल में इस बैंक के अंदर 8.63 मिलियन मेंबर जुड़ चुके थे। ठीक है, पीयूष कुमार क्लास 10F, आप अनम्यूट करके बताइए 8.63 मतलब कितना लाख हो गया? 8.63 मिलियन मतलब कितना लाख हुआ? 8.63 मिलियन। पीयूष, आर यू इन द क्लास? 10F, पीयूष कुमार 10F। अब एडमिशन नंबर तो है नहीं कि अगर 2 पीयूष होंगे तो हम एक से पूछे, जो भी पीयूष है बताइए, अगर आता है तो बताइए यस बताइए, नहीं आता तो सीधा लिखिए आई डोंट नो से। आर्यन, आपसे पूछा गया है अभी? आर्यन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था? ठीक है, आता है तो जिसको नहीं आता उसको तो बताने दीजिए ना। चलिए ठीक है, 86.3 लाख। ठीक है, उसको जैसे भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, 86 लाख आपको जो भी 3 जैसे भी आप उसको लिखना चाहते हैं वैसे लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट स्प्रेड इन 81,390 विलेजेस इन द बांग्लादेश टिल अक्टूबर 2014। बांग्लादेश में लगभग 2014 आते आते ये 81,390 गांवों में फैल चुका था। ये बैंक की जो बैंक का एस्टेब्लिशमेंट है 81,390 विलेजेस में हो गया था बांग्लादेश में। ठीक है, 2014 तक का डाटा है ये, अप टू 2014 तक का डाटा है, उसके बाद अब और बढ़ चुका होगा। नेक्स्ट, इट इज एबल टू मेक अ सक्सेसफुल स्टोरी बिहाइंड इट्स लॉन्ग जर्नी। ये जो जर्नी आप देख रहे हैं 1970 से लेकर 2014 तक का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें इसको काफी सक्सेसफुल, इसका जो स्टोरी रहा है काफी सक्सेस इसको मिला है। मतलब जिस मोटिव के कारण इसकी शुरुआत की गई थी वो मोटिव पूरा हुआ। डे बाय डे बैंक का ग्रोथ हो रहा है, डे बाय डे बैंक का डेवलपमेंट हो रहा है, डे बाय डे मेंबर्स का ग्रोथ हो रहा है, बैंकिंग एक्टिविटी डे बाय डे बढ़ रही है। इट मींस इसका जो स्टोरी है वो काफी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है जो कि आप ध्यान से सुनिए कि बाय द हेल्प ऑफ दिस बैंक the women are able to prove themselves as not only reliable borrower but
they have the ability, but they have, ये नहीं होगा, द नहीं होगा, but they have ability to perform income generating activities successfully. वुमेन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि इस बैंक के थ्रू वुमेन ने ये प्रूव करके दिखाया है कि उन्हें सिर्फ कर्ज लेना नहीं आता, वो सिर्फ एक कर्ज लेने वाले ही महिलाएं नहीं है, कर्ज लेने के साथ साथ वो क्या कर सकती हैं, उनमें ये एबिलिटी है कि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकती है। इस बैंक के थ्रू वुमेन ने ये प्रूफ करके बताया कि दे आर नॉट ओनली अ रिलायबल बोरोवर, वो लोग सिर्फ बोरोवर नहीं है, बट उस बोरो किए हुए पैसे से या बोरोवर होने के नाते अगर आप दोनों चीज को इंक्लूड कीजिए तो उनमें वो एबिलिटी भी है कि वो क्या कर सकते हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रूव हुआ है इस बैंक के थ्रू वुमेन के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है। चलिए ओके, तो आप लोग का जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द टॉपिक्स विच गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अब किसी को इस चैप्टर 3 से किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, क्योंकि फिर हम दोबारा इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा खत्म होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर चैप्टर 3 के किसी भी टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट एनी स्टूडेंट देन आस्क मी, उसको अभी क्लियर करेंगे। हाउ डू यू क्या है, हाउ डू होगा ना, हाउ डू टू क्या है, कौन लिखा है ये, आर्यन सिंह? Yes, sir. My question is that how, due to the high rate of interest, sir, the salary, sir, how due to the high rate of interest? I understand your question. I am going to explain your I am going to explain the answer of your question. देखिए, listen all, listen. बहुत अच्छा है, आपका क्वेश्चन सही है कि how due to high rate of interest वो कह सकते हैं कि द लोन अमाउंट विल बी क्या हो सकता है, विल बी मोर देन द इनकम। ये प्रूफ यहाँ करना है कि जो हमारा इनकम है उससे जो लोन अमाउंट जो रिपीट करना है वो मोर कैसे हो जाता है। देखिए समझिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। सपोज दैट आप 100 रुपए मंथली कमाते हैं, कितना कमाते हैं, 100 रुपए मंथली, ठीक है। आप 100 रुपए पर मंथ कमाते हैं, पर ईयर आपका ये बन रहा है 1200 रुपए पर ईयर, यही बन रहा है आपका, ठीक है। 1200 रुपए पर ईयर बन रहा है, पर मंथ आपका बन रहा है, पर मंथ हो गया आपका 100 रुपया और पर ईयर हो गया आपका ये 1200 रुपया, ठीक है। सपोज दैट कि आपने किसी से 1000 रुपया बोरो किया, आपने किसी से 1000 रुपया बोरो किया, आपको जरूरत पड़ा और आपने किसी से 1000 रुपया बोरो किया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर मंथ, 5% पर मंथ। क्लियर है, क्लियर। तो अब बताइए कि ये 5% पर मंथ के हिसाब से एक महीने का कितना ब्याज हुआ, एक महीने का ब्याज कितना, 60% पर मंथ, पर ईयर नहीं, एक महीने कितना हुआ, एक महीने का पहले बताइए ना, 1000 का एक महीने, आर्यन एक महीने का ब्याज कितना हुआ, एक महीने का ब्याज कितना हुआ सर, मतलब सर नहीं समझ रहे। 1000 का 5% कितना होगा 1 मंथ में, 50 रुपए सर, 50 रुपीज, रुपीज 50 कितना होगा, रुपीज 50, इसका 5% आपको 50 रुपए ब्याज हुआ, इसको 12 मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया सर, 600। तो आपका ब्याज, आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट है, ये दोनों को मिलाकर कितना हो गया आपका 1600। आप साल में कितना कमा रहे हैं सर, 1200। आपको देना कितना है 1600। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो सर ये दोनों के सर फॉर्मल और इनफॉर्मल में सर दोनों में ये केस होता है? देखिए दोनों में नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ये समझिए आप कि यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बता रहे इसी चीज को देखिए, ये था हमारा पर मंथ वाला, मतलब इनफॉर्मल का,
अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मल का है 8.5% पर एनम, 8.5% पर एनम, बताइए कितना होगा 8.5%? 8.5% कितना होगा इंटरेस्ट? 1000 का 8.5% कितना होगा? यस सर। 1000 सर रुपए का ये हो जाएगा 85 होगा। 85। यस सर। 85। तो यहाँ देखिए 1000 और 85 ऐड कीजिए, कितना आया 1085। 85। बताइए फर्क नजर आया? यहाँ पे 1200 यस और सर। यहाँ पे 1085, फिर भी आपका सेविंग है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ यस सर। 1200 और यहाँ पे 1600, ज्यादा हो गया। क्लियर है? यू कैन एक्सप्लेन योर you can explain your answer by the help of example। क्लियर है? और इस तरह से अगर आप करेंगे तो Yes, sir। जो इंप्रेशन है आपका आंसर का बहुत अच्छा पड़ेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल चीज है, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा घूमना नहीं है, दिमाग को घुमाना नहीं है, बस शांति से उसको एक्सप्लेन कर देना है कि हमारी जो कमाई है वो हमें जितना देना है, whatever the amount we have to pay in future, वो ज्यादा हो जाता है हमारी इनकम से। तो हम साल में कमा रहे हैं 1200 रुपया और दे रहे हैं 1600 रुपया, तो अब ये 400 रुपया कहाँ से आएगा? इसके लिए तो हमें कोई ना कोई एसेट बेचना पड़ेगा ना, यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए हम कमा रहे हैं 1200 रुपया और देना पड़ रहा है 1085 रुपया, तो यहाँ पे अभी भी हमको 115 रुपया बच रहा है, तो ये बेनिफिशियल है, ये अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर लोन एक्टिविटी नहीं समझ में आया। लोन एक्टिविटी नहीं समझ में आया? देखते हैं टाइम कितना बच गया है, पहले टाइम 7 मिनट है, अभी हो जाएगा, बता रहे हैं। देखिए लोन एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा? छोटा सा डायग्राम। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, उस डायग्राम के बाद इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। इस डायग्राम में 3 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 3, क्योंकि लोन एक्टिविटी किसका बात हो रहा है? बैंक का। किसका बात हो रहा है? बैंक का। तो सबसे पहले एक बैंक का फॉर्मेशन होता है, आप जानते हैं, एक बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होता है ना। अब ये बैंक बना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बताया था कि बैंक कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज टेक्स प्लेस होता है रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू डिपॉजिट, सेविंग्स और डिपॉजिट और क्रेडिट। इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई सामान खरीदने नहीं जाता हम लोग, यहाँ पे या तो हम लोग क्रेडिट लेने जाते हैं या अपने सेविंग्स को जमा करने जाते हैं, यही करने जाते हैं ना। 2 ही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ कोई हम सामान, कोई सब्जी खरीदने नहीं जाते हैं बैंक में। तो यहाँ पे क्या होता है कि पैसे का या तो डिपॉजिट होता है या लोगों को क्रेडिट दिया जाता है। सबसे पहले आपको डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा। अब बैंक का फॉर्मेशन हो गया तो बैंक फिर काम, बैंक अपने आप को बैंक कहने के लिए उसको कुछ चाहिए ना, उसको 2 लोग चाहिए। कौन कौन? उसको 2 कैटेगरी के लोग चाहिए, एक डिपॉजिटर्स उसको चाहिए और एक उसको बोरोवर्स चाहिए। सबसे पहले उसको बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होने के साथ ही उसको डिपॉजिटर्स चाहिए। क्या चाहिए? जब बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो इससे पहले सबसे पहले उसको क्या चाहिए? डिपॉजिटर्स। बैंक जो है सबसे पहले डिपॉजिटर्स को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा? डिपॉजिटर्स को ढूंढेगा कि भाई आइए हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाइए और पैसा जमा कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास पैसा आएगा कहां से? कोई थोड़ी ना पेड़ से तोड़ के पैसा ले आएगा, नहीं, या अपना जेब से पैसा लगाएगा। ये डिपॉजिटर्स ढूंढेगा और डिपॉजिटर से क्या करवाएगा? उनका सेविंग को अपने यहाँ जमा करवाएगा। ठीक है, डिपॉजिटर से क्या कराएगा? सेविंग, उनकी सेविंग्स को अपने यहाँ जमा करवाएगा। अब आप या हम लोग डिपॉजिटर्स हैं, तो हम लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करेंगे? हम अपना पैसा अपने घर में क्यों नहीं रखेंगे? तो हम लोग इसलिए जमा करेंगे क्योंकि बैंक जो है हम लोग को इंटरेस्ट देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। यहाँ पे सेविंग्स जमा करवाएगा और इस सेविंग, जमा की हुई सेविंग के बदले क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो भाई हमें फायदा दे रहा है ना, जो भी पैसा हम बैंक में रख रहे हैं हमको फायदा दे रहा है। तो यहाँ पे ये काम तो कंप्लीट हो गया। डिपॉजिटर्स को ढूंढने के बाद बैंक के पास पैसा आने लग गया। क्या आने लग गया? पैसा आने लग गया। ठीक है, डिपॉजिटर्स जब बैंक को मिल गए तो बैंक के पास पैसा आने लग गया। अब पैसा आने लग गया, ये तो बात तो सही है, मगर ये जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, ये इंटरेस्ट देगा कैसे? आखिर मैंने 100 रुपया, सपोज दैट कि अदिति ने मेरे पास 100 रुपया जमा किया, ठीक है,
तो मैं अदिति को 105 रुपए लौटाऊंगा कहां से? जब तक मैं इसके 100 रुपए से 110 रुपए नहीं, मतलब इसके दिए हुए 100 रुपए से कुछ कमा नहीं लेता, तब तक मैं अदिति को दूंगा कहां से एक्स्ट्रा? इंटरेस्ट इसको कहां से मैं दे पाऊंगा? तो अब क्या है, जब बैंक के पास पैसा आ गया, उसके अकाउंट में पैसा आ गया, अब बैंक जो है बोरोवर को ढूंढने लगेगा। किसको ढूंढने लगता है? बोरोवर्स। ठीक है, बैंक जो है बोरोवर्स को ढूंढने लग जाता है। तो बोरोवर को क्या करता है? बैंक बोरोवर को लोन देता है। क्या देता है? लोन देता है। बैंक बोरोवर को लोन देता है और ये दिए हुए लोन के बदले इंटरेस्ट लेता है। क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। या डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है और यहाँ पे इंटरेस्ट लेता है। ये छोटा सा डायग्राम अगर आप बना देंगे तो उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि बैंकिंग एक्टिविटी कैसे परफॉर्म, या लोन एक्टिविटी कैसे परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? कहाँ था ये क्वेश्चन? देखिए यस सर। तो ये हमारा, अब देखिए, अब यहाँ से इंटरेस्ट ले रहा है, बोरोवर से इंटरेस्ट ले रहा है, डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि एक डिपॉजिटर को 100 रुपए के बदले 105 रुपए बैंक लौटा। अगर किसी डिपॉजिटर का 100 रुपए जमा है और बैंक उसको 105 रुपए लौटा रहा है, एक जो फिक्स टाइम है उसमें 105 रुपए लौटा रहा है, तो ये 5 रुपए कहां से आ रहा है? तो ये जो 100 रुपए डिपॉजिटर से बैंक ने लिया था, डिपॉजिटर से जो 100 रुपए लिया था, इसमें से 15 रुपया अपने कैश बैलेंस है। कहां पे? कैश बैलेंस में इसने रख लिया। ठीक है, 15 रुपया कहां रख लिया? कैश बैलेंस पे रख लिया। और जो 85 रुपया है, ये 85 रुपया को किसको दे दिया? बोरोवर को लोन दे दिया। किसको दे दिया? बोरोवर को लोन दे दिया। और इस 85 रुपए के बदले बोरोवर से 10% ब्याज लिया। 10% ब्याज, सपोज कि 10% ब्याज लिया। कितना लिया? 10%। तो 85 रुपए का 10% कितना हो गया? 10% ब्याज। 85 रुपए का 10% कितना होगा? 85 रुपए का 10% 8 रुपए 5 पैसा होगा, 8.5 हुआ है ना? 8 पॉइंट मतलब 8.5 रुपए हुआ ना? आपको बोलिएगा। यस सर। यस सर। तो 8.5, और यहाँ इसको देना कितना था? यहाँ 5 रुपए ही देना था ना। इसको 105, यहाँ 105 रुपए देना, मतलब 5 रुपए देना था एक्स्ट्रा। तो 8.5 में से 5 रुपए उसने दे दिया किसको? 100 रुपए पे। 100 रुपए पे इसने 5 रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिटर को दे दिया। फिर भी बैंक के पास 3.5 रुपया उसके अकाउंट में बच गया। 3.5 रुपया फिर भी बैंक के पास बच गया। ये जो 3.5 रुपया बचा वो बैंक का अपना कमाई हो गया। वो बैंक का क्या हो गया? अपना कमाई हो गया। क्लियर है? क्लियर हुआ? यस सर। किनका क्वेश्चन था? अदिति आपका क्वेश्चन था? यस सर। अब क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको ये मतलब ये डायग्राम छोटा सा, इतना ऐसे नहीं करना है। जो नॉर्मल चीज जो स्टार्टिंग में हमने बताया था बस उतना डायग्राम बनाना है आपको। और उसके बाद ये 5 पॉइंट आप सिंपल वे में लिखा हुआ है, ये 5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है? क्लियर है? यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि टाइम बहुत कम आज का रह गया है, तो हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग कल मतलब नेक्स्ट वीक का क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और अगर कभी अरेंजमेंट लग जाएगा तो भी हम यही डिस्कशन करेंगे। बाय चांस अगर आपको क्लास में कभी अरेंजमेंट लगता है तो भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? सर समिंग अप मतलब क्या होता है, जो सर लास्ट टॉपिक है इसका? क्या सर समिंग अप मतलब क्या होता है, जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है? आवाज क्लियर नहीं है ना, आप चैट बॉक्स में लिखिए ना। एक मिनट पहले रुकिएगा। आर्यन, आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर, व्हाई आर बैंक रिक्वायर्ड टू कीप अ